हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हुआ था साइंस का 2023 में। ठीक है, हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23 में। उसको जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और बोर्ड में भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो अभी जो न्यू पैटर्न बना है तो उसमें साइंस का पेपर हिंदी में आया है। जो सैंपल पेपर आ रखे हैं 2023 के लिए उसमें जो है हिंदी में बना है, और हाफ ईयरली का जो हिंदी मीडियम के मैं बात कर रहा हूँ वो जो बना था वो इंग्लिश में बना था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये पेपर तो दोनों के लिए होगा क्योंकि ये इंग्लिश में है। हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बस समझाऊंगा, मेरे को भाई हिंदी में ही आंसर आते हैं तो मैं हिंदी में बताऊंगा आंसर, हिंदी इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10। ठीक है, तो पीएच आपको दे दिया है 10 किसी भी एक सॉल्यूशन का। तो उसमें पूछा है कि ये क्या चीज होगा, द सॉल्यूशन विल बी, कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, कि वो एसिडिक होगा, एल्कलाइन होगा, न्यूट्रल होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो देखिए, एसिडिक मतलब होता है अम्लीय। ठीक है, मतलब एसिड जो खट्टे होंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी पीएच दे रखा हो, ठीक है, और पीएच अगर 7 है, 7 से कम होगा या ज्यादा होगा, 7 पे ये न्यूट्रल होगा, अगर कम है तो ये एसिडिक होगा, और अगर ज्यादा है तो ये बेसिक होगा, यानी कि बेस मतलब क्षार होगा, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एल्कलाइन होगा। तो 7 से ज्यादा पीएच दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये कैसा होगा, सिंपल सी बात है, बेस होगा, क्षार होगा, या फिर एल्कलाइन होगा, इंग्लिश में एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है द एल्वियोली इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम 4। कि जो ये एल्वियोली जो है ये ह्यूमन बीइंग्स में, ये जो मानव जनतंत्र होता है उसमें पार्ट होता है किस सिस्टम का। तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन, श्वसन करना, सांस को लेना। तो ये एल्वियोली क्या होता है, ये तब होता है, सुन लीजिए, एल्वियोली क्या चीज होता है, कैसे करके तब होता है ये, कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो वहीं पे लंग्स के कारण जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती है, तब जो वो किसके कारण होती है, एल्वियोली के कारण होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, हिंदी में श्वसन बोलेंगे इसको, इसका जो आंसर है उसको, और एल्वियोली को एल्वियोली ही कहा जाता है हिंदी में भी। थर्ड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसे करके होता है। तो इसका नेचर ये होता है कि इस पे जो भी रेस आती है ये उसको एक पॉइंट पे मिला देता है। ठीक है, यानी कि एकाग्र कर देता है, एक बिंदु पे मिला देता है। और इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हम इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों बोल सकते हैं, नॉन नॉन ऑफ दिस मतलब नो। तो इस चीज को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलाना, भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना। और कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे मिला देना। तो इसका नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन डी द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो हमसे रेडियस पूछा गया है, एक जो है स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय, एक गोलीय मिरर दे रखा है, दर्पण दे रखा है एक। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, देखिए ऐसा कोई गोला होता है, इसको इतना काट लिया गया तो ये एक लेंस बन गया, और एक साइड अगर पॉलिश कर देंगे तो ये मिरर बन जाएगा। यहाँ पे इसका सेंटर होता है, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं, और फोकस जो होता है इसके बीच बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। तो फोकस, रेडियस कितनी आई, देखिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, फोकस इसमें 2 बार आएगा, यानी कि
2f जब जुड़ेंगे तब रेडियस बनेगा, r बनेगा। चाहो तो आप बड़ा r भी लिख सकते हैं। तो ये इसका रिलेशन हो गया 2f इज इक्वल टू r। अब हमें दे रखा है कि जो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ f जो होता है फोकस दूरी, ये दे रखी है हमको कितनी 20 सेंटीमीटर। तो हमसे रेडियस पूछा है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू r, 22 जा 40 मतलब 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसकी जो है रेडियस हो जाएगी, जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग एज। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो सोडियम होती है। ठीक है, मेटल सोडियम होती है। और अगर नॉन मेटल की बात करें, यानी कि मेटल का मतलब होता है धातु, सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो सोडियम होगी। और अगर सबसे अधिक क्रियाशील अधातु यानी कि नॉन मेटल की अगर बात की जाए तो वो फास्फोरस होती है। ठीक है, क्यों होती है ये आपको पता होगा, क्योंकि ये जैसी एयर के कंडीशन में आती है तो बर्न करना स्टार्ट कर देती है, मतलब आग लग जाती है इसमें। इसी वजह से इसको कैरोसिन यानी कि मट्टी तेल में डुबो के रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। तो ऑप्शन इसका सी सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज फ्लश्ड इन द चिप्स बैग। तो चिप्स बैग जो होते हैं, जो हमारे चिप्स कुरकुरे हो गए, इसके बैग से जो होते हैं, पॉलीथीन जो होती है पन्नी, उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, उसको ठंडा रखना पड़ेगा। और ठंडी जो होती है, सबसे ठंडी, वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो जो पैकेट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कि कोई भी एक ह्यूमन आई है, मानव की आंख है, वो क्या कर रही है? किसी भी वस्तु का इमेज बना रही है, किसी भी वस्तु की इमेज बना रही है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब वो बना रही है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रही है। तो वो अपने किस पार्ट पे बनाएगी? तो वो बनाती है अपने रेटिना पे। ठीक है, हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? अपना थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कहाँ पे बनाती है? रेटिना। हिंदी में भी कई बार रेटिना भी लिखा आएगा, कई जगह पे दृष्टि पटल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दृष्टि पटल पे ये बनाती है। ठीक है, अब द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। तो ऑटोट्रॉफिक मोड के लिए क्या क्या जो है होना चाहिए? तो सभी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, एंड वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा एच का जो है ऑप्शन नंबर 4। और फिर नीचे चलते हैं। राइट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, तो हिंदी में लिखते हैं ऐसे डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे डायोप्टर। ठीक है, इंग्लिश का मेरे को इतना मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन डायोप्टर इसकी जो है यूनिट होती है। हिंदी में हमने पढ़ा है, क्योंकि हम जिस टाइम पे हम 10th में थे उस समय पूरी हिंदी थी, और हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, तो हमें ज़्यादा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, साफ बता दे रहे हैं। अब देखिए, राइट द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। CaOCl2, तो ये जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कई बंदे डाउट में रहते हैं बहुत आगे तक कि ब्लीचिंग पाउडर और ब्रंजक चूर्ण क्या होता है, कंफ्यूज करता है कि ब्रंजक चूर्ण तो नहीं है और ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन रहा था। तो ब्लीचिंग पाउडर को ही ब्रंजक चूर्ण कहा जाता है हिंदी में। तो दोनों में से कोई भी लिख देंगे, वही आपका सही आंसर है। चाहो तो आप ब्रंजक चूर्ण लिख दो या आप ब्लीचिंग पाउडर लिख दो। ठीक है, ब्रंजक चूर्ण, तो ये इसका आंसर है। चाहो तो हिंदी में आप ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम ऑफ ऑलोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन के अपर रूप होते हैं उनके नाम लिखने, तो हमें पता है हीरा एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, आप इस चीज को जो है कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा है। और सही बताओ तो ये वाले व्हाइट बोर्ड पे मिटता नहीं है, तो इसलिए मैं जो है यहाँ कर रहा हूँ, कुछ वहाँ कर रहा हूँ, जैसे भी जहाँ पे एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो हीरे को बोलते हैं डायमंड, और ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोला जाता है इंग्लिश में भी, तो ये हो गया। या फिर इसकी जगह पे कोला होता है, कोयला, कोयले को कोल बोलते हैं, COAL, कोल, कोयला। या फिर चारकोल भी हम बोल सकते हैं, चारकोल भी होता है इसका उदाहरण। पेट्रोलियम जो है कार्बन का उदाहरण होता है। तो काफी सारे उदाहरण है, बट हमें कोई दो ही लिखने हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट मोस्ट पॉपुलर, ये दो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है Zn, ये मैं लिख देता हूँ, एक इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Zn सॉलिड लिया गया है प्लस CuSO4 इस फॉर्म करता है ये क्या करता है फॉर्म, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें कहा जा रहा है विच मेटल इज बीइंग डिप्लेस्ड इन द गिवन इक्वेशन, कि कौन सी मेटल जो है डिप्लेस्ड कर देती है, किसी को हटा देती है, डिप्लेस्ड का मतलब हटा देती है इस इक्वेशन में, वो हमको बताना है कौन सी ऐसी मेटल है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आप देखोगे ऐसी इक्वेशन तो उसमें कभी भी आपको मेटल्स मिले, जिंक मिले, कॉपर भी एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, ठीक है, और आयरन भी एक, आयरन तो यही हो गया, सॉरी आयरन Fe होता है, तो जिंक हो गया, कॉपर हो गया, या फिर आयरन हो गया, तीनों मेटल है। सॉरी, देखिए जिंक हो गया, कॉपर हो गया, या फिर आयरन हो गया, सभी मेटल है। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिंक, उसके बाद आयरन, और सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो कॉपर, कॉपर, ठीक है। तो क्या करेगा, ये CuSO4 है, तो कॉपर तो कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, इसकी जगह खुद ले लेगा, तो इसने ये ले ली। कभी भी ऐसा नहीं होगा इस सॉल्यूशन से ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ पाएगा, तो इसलिए कॉपर सल्फेट को, कॉपर में से कॉपर को हटा देगा जिंक। तो जिंक क्या कर रहा है, डिप्लेस्ड कर रहा है, तो जिंक एक ऐसी मेटल है जो कि डिप्लेस्ड कर रही है कॉपर को, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी यहाँ पे जो है एक डॉगी बहुत भौंक रहे हैं। 6th क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी वन प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन का कोई एक एग्जांपल लिखना है, कोई एक नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑक्सिलिन हार्मोन सबसे बेस्ट है, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। हार्मोन तो लिखा हुआ है, हार्मोन देख सकते हो। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट में भी होता है, और ये वैसे बेसिकली बॉडीज में भी होता है, जब हम ग्रोथ में आते हैं ना, तब ये ऑक्सिन हार्मोन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। अब हाँ, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो समथिंग समथिंग होता है 120/8, सॉरी 120/80, ये होता है नॉर्मल। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, तो उसका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो होता है 120/80 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड सिंबल। नेम लिखना है और सिंबल लिखना है किसका, ऑफ ए मेटल दैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उस मेटल का नेम भी लिखो और उसका सिंबल भी लिखो। सिंबल मतलब संकेत। तो वो जो होती है मरकरी होती है, ठीक है, चाहो तो हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। तो वो होती है मरकरी, CURY, मरकरी होती है, और इसका जो संकेत होता है, सिंबल जो होता है वो Hg होता है, ठीक है। मरकरी आप हिंदी में लिख देना ऐसे, मरकरी, या इसी को हम पारा भी बोलते हैं, मरकरी को ही पारा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसप्रेशन। तो ट्रांसप्रेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। तो ट्रांसप्रेशन का मीनिंग ये होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन का मीनिंग होता है कि बाष्पोत्सर्जन। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, जब उनके पास बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है तो वो अपनी बॉडी से वाटर को रिलीज करते हैं एज ए वेपर, बाष्प की फॉर्म में, ठीक है। बाष्प बना करके वो वाटर को क्या करते हैं, मतलब बाष्पीकरण कर देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। तो यही प्रोसेस जो होती है इसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसप्रेशन।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन? थर्मल का मतलब हो गया यहाँ से हीट से होता है, डीकम्पोजिशन का, कंपोजिशन का मतलब होता है जुड़ना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और इसको क्या है, एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल लेकर के। तो क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कहा हमने, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग अलग होते हैं। क्या चीज अलग अलग होते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। जैसे कि ऑक्सीजन के अणु हो गए, या फिर अपना CuSO4, जैसे कि हमने यही लिया था, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, CuSO4 के मॉलिक्यूल हो गए। ये जो है अलग अलग होंगे। किसकी प्रेजेंट में अलग होंगे? हीट की प्रेजेंट में अगर ये अलग होंगे तब बोलेंगे हीट डीकम्पोजिशन। ठीक है ना। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि कभी भी अगर हीट की प्रेजेंट में कोई भी मॉलिक्यूल जो है डीकम्पोज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसको उदाहरण लेकर के समझाना है। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण हो सकता है, हम जैसे ये कर देते हैं, और जगह तो है नहीं, हम ये लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लिया, हमने ले लिया, तो हमने क्या करा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए। अब क्या होगा यहां से, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, डिकम्पोजिशन हीट में जब भी होगा तो ये क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। ऊष्मा पर ये जो है हो रहा है, हीट का मतलब ऊष्मा। यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए दो Ca निकल गए और दो ही O निकल गए। इसके पास 3 दूनी 6 O थे, 2 O बाहर निकल गए। इसके पास O बचे 2, O बचे 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, O बचे 2 और C बचे, सॉरी O बचे 4, क्योंकि 3 दूनी 6 थे ना, 6 में से 2 O बाहर निकल गए, तो इसके पास O बचे 4, O बचे और C बचे, C तो बाहर निकल गए, C बचे 2, C बचे 2। तो ये फॉर्मूला बनना है CO2, CO2। अगर इसको 2 कर दे तो C 2 हो गए और O कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये जो है एक एग्जाम्पल इसका हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, तो ये जो है हीट में डिकम्पोज होने के बाद में ये बनाएगा 2CaO प्लस 2CO2, यानी कि ये बना कैल्शियम ऑक्साइड और ये जो है हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हीट, और वैसे भी हीट अगर किसी भी चीज में जाएगी तो वो जरूर गैस जरूर बनाएगी। गैस का मतलब कोई भी एक, ये गैस है, ठीक है, ये क्या है, एक गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा हीट जब भी जाएगी, चाहे वो आप किसी वाटर में दो, लिक्विड में दो, तो वो भी क्या करेगा, गैस को रिलीज करता है। तो यही चीज है, गैस ऊपर को चली जाएगी और ये CO जो, ये जो होता है, ये चूने का पाउडर होता है, यानी कि सोडा लाइम, क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। ठीक है, तो ये होता है, इंग्लिश में लाइम स्टोन बोलते हैं और वैसे इसे चूना बोलते हैं, जो हम पेंट करते हैं ना, वो वाला। ठीक है, और हीट इसमें से रिलीज आती है। तो ये जो है डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और डाउट हो तो प्लीज पूछना, बिना हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2-2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, बाकी सब 1-1 मार्क्स के थे, और आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।